चलिए आ जाइए। कल क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया था, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करें। 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट में से कौन गलत है? पहला, बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। सही है ये बात। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है, सही है ये बात। धीरी, धलेश्वरी और सोनाई बराक नदी की सहायक नदी है, ये भी सही है। तिहाई मुख बांध बराक नदी पर अवस्थित है, ये भी सही है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है, नहीं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बराक नदी को घोषित नहीं किया गया है। आपको ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आपने सुना है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि सबसे पहले तिब्बत में बहती है, फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है और फिर असम राज्य में प्रवेश करती है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच में नेशनल वाटरवेज नंबर 2 विस्तृत है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 विस्तृत है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का संबंध बराक नदी से नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का संबंध जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी से है। कौन नदी से है? ब्रह्मपुत्र नदी से है। तो इसलिए ये गलत है और हमको चुनना गलत ही था, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 4। केवल 4। नेक्स्ट, भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी के तट पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी के तट पर स्थित है। मांडवी नदी। तो भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है बताइए? कौन स्थित है? दूध सागर। कौन गोवा में स्थित है? दूध सागर। कौन नदी पर? अब धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? और कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? नर्मदा। और नोखाली कई और लैंडसिंग जलप्रपात ये दोनों मेघालय में है। कहां है? मेघालय में। नोखाली कई और लैंडसिंग जलप्रपात कहां पर है आपको? मेघालय में। कहां है? मेघालय में। मेघालय में है। नेक्स्ट, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात है। फिर दुग्धधारा, कपिल धारा, ये सब जलप्रपात कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर ही है। चचाई जलप्रपात कौन नदी पर है? चचाई चंबल नदी पर है। बीहर नदी पर है। चचाई जलप्रपात बीहर नदी पर है। निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है? देखिए, भारत की जो सबसे ऊंची जलप्रपात है, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में बराही नदी के तट पर है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कर्नाटक राज्य में बराही नदी पर कुचिकल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। 455 मीटर। वही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। 979 मीटर। 979 मीटर। समझ गए? तो आप याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजिल। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात, विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात। और एंजिल है वेनेजुएला में कोरोनी नदी के तट पर। एंजिल है वेनेजुएला में कोरोनी नदी के तट पर। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है?
विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन नदी के तट पर? कोरोनी। ऊंचाई 979, ऊंचाई 900। अब भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है? कुचिकल जलप्रपात। कौन नदी के तट पर? हाँ, कौन नदी? बराही नदी, कर्नाटक में। ऊंचाई 455 मीटर। इसका आंसर मेरे ख्याल से आंसर में गलत है। आंसर इसका आंसर में गलत है। इस आंसर को सुधार लीजिएगा, ठीक है? क्या गो एक आध गो तो आंसर गलत रहता है, वो हम गलती थोड़े किए होंगे, आपको तो इतना दिमाग हो ही गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अब एक आध गो देखिए, नजरों के सामने से दौड़ाते भी हमको तो लगता है सब सही है, बाद में देखते हैं तब पता चलता है अरे बाप रे ये तो गलत रह गया। तो एक आध गो इरर, दुनिया का कौन ऐसा किताब होगा जिसमें एक आध गो इरर नहीं होगा? हम में, सब में, ठीक है? और इसको लेकर विद्यार्थी क्या बोलेगा? बहुते इरर है, समझ गए? बेम्बानड झील है, बेम्बानड झील है केरल में। कहाँ है? केरल में। और यह भारत की सबसे लंबी झील है ना जी, यह भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। बेम्बानड झील केरल में है, यह भारत की सबसे लंबी झील है, इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। और इसी झील में दो द्वीप है, वेलिंगटन और वल्लार पदम द्वीप। इसी बेम्बानड झील में जो है दो द्वीप है, एक का नाम है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, और दूसरे का नाम है वल्लार पदम द्वीप, वल्लार पदम द्वीप। और यहीं पर जो है इसी झील में नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन होता है, नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन होता है। बेम्बानड झील कौन राज्य में है जी? भारत की सबसे लंबी झील। लंबाई बेम्बानड झील में कौन से दो द्वीप है? वेलिंगटन और वल्लार पदम। निम्न में से कौन सा एक लेगुन नहीं है? पेरियार। पेरियार झील लेगुन झील नहीं है, बल्कि पेरियार झील जो है केरल राज्य में पेरियार नदी के तट पर है, पेरियार नदी के तट पर है। और यह एक प्रकार का कृत्रिम झील है, यह लेगुन झील नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का कृत्रिम नहीं, मानव निर्मित झील है। सॉरी, यह एक प्रकार का मानव निर्मित झील है। सॉरी, यह एक प्रकार का मानव निर्मित झील है। तो लेगुन झील नहीं है कौन? पेरियार। पेरियार केरल राज्य में पेरियार नदी के तट पर है, और यह एक प्रकार का है मानव निर्मित झील। बाद बाकी अष्टमुडी झील केरल में लेगुन झील है, चिल्का झील ओडिशा में लेगुन झील है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर लेगुन झील है। तो आंसर हो जाएगा पेरियार। तो बता दीजिए कौन एक लेगुन नहीं है? कौन एक लेगुन नहीं है? कौन एक लेगुन नहीं है? पेरियार। पेरियार मानव निर्मित झील है ना जी। कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? केरल। चिल्का झील जहां स्थित है वह है, चिल्का झील तो है आपको ओडिशा में, और ओडिशा के तट को उत्कल तट कहा जाता है, लेकिन उत्कल तट ऑप्शन में है नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाइएगा तो उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में फुलहर झील स्थित है। और इसी फुलहर झील से जो है गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी निकलती है। और गंगा की सहायक नदियों में एकमात्र गोमती नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। गंगा की सहायक नदियों में एकमात्र गोमती नदी ऐसी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से होता है। कहां से होता है? मैदानी क्षेत्रों से, मैदानी क्षेत्रों से होता है। आंसर उत्तर प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? आए? भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? आए? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन सुमेलित नहीं है? बेम्बानड झील केरल, सही है। लोकटक मेघालय नहीं, लोकटक मेघालय नहीं बल्कि मणिपुर, लोकटक मेघालय नहीं बल्कि मणिपुर, मणिपुर में। डल झील कश्मीर, सही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर, सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। लोकटक झील मेघालय नहीं बल्कि मणिपुर।
भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? अंचार झील, अंचार झील। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात में, हमीरसर झील गुजरात में, गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? बताइए, कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? अंचार झील। फुलहर झील कहां है? फुलहर झील, कोलेरू, कोलेरू, हमीरसर, हमीरसर, क्लियर ना? बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी झील घेपन कहां स्थित है? बर्फ से ढकी झील घेपन कहां स्थित है? बर्फ से ढकी झील घेपन कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कयाल क्या है? कयाल केरल में एक प्रकार का लेगून है। कयाल क्या है? केरल में एक प्रकार का कयाल क्या है? कयाल क्या है? केरल में एक प्रकार का लेगून है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल, कोडाई कनाल। कौन सा एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल, तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। यह उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र जिले में रिहंद नदी के तट पर है, रिहंद नदी के तट पर है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र जिले में रिहंद नदी के तट पर है। यही भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यही भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। फिर भारत की मीठे जल की सबसे बड़ी झील बूलर झील, और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील राजस्थान, और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील। गौर कीजिएगा, 5 गो फैक्ट बता रहे हैं, ये पांचों आता है, विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील जम्मू कश्मीर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान का सांभर, राजस्थान का, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान का सांभर। आगे, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून या तटीय झील चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून या चिल्का झील तटीय लेगून या तटीय झील चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून या तटीय झील चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून या तटीय झील, लेगून या तटीय झील। तो लेगून शब्द जोड़ दे और खारे पानी पूछे तो क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? चिल्का। क्या कहिएगा? और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम। ये पांचों फैक्ट समझ में आया जी? याद रखिएगा, पांचों पूछा जाता है, विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम, चोलामू झील सिक्किम। बूलर झील जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील मणिपुर में, उमियम झील मेघालय में, मेघालय में। निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है? अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या होगा उत्तर? बेम्बानड ना, बेम्बानड होगा, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कुचिकल बराही नदी कर्नाटक सही है, एकदम सही है। जोगिया गोरसप्पा शरावती नदी कर्नाटक एकदम सही है। चुलिया स्वर्णरेखा नदी नहीं, चुलिया चंबल नदी पर है राजस्थान राज्य में, चुलिया चंबल नदी पर है राजस्थान राज्य में। और स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड राज्य में हुंडरू जलप्रपात है, स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड राज्य में हुंडरू जलप्रपात है। समझ गए? तो बता दीजिए तो एक सेकंड में, चुलिया जलप्रपात कौन नदी पर? चुलिया कौन नदी पर? हुंडरू जलप्रपात कौन नदी पर? स्वर्णरेखा। हुंडरू कहां? हुंडरू कहां? हुंडरू कहां? कौन राज्य में? झारखंड। कौन राज्य में? हुंडरू जलप्रपात कौन राज्य में है? हुंडरू जलप्रपात कौन राज्य में? कौन नदी पर है? कौन नदी पर है?
धुआंधार नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, आंसर सी। नेक्स्ट, होगनेकेल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? यह तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर अवस्थित है। तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर अवस्थित है। होगनेकल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी। अधोलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है? यानी इन नदियों में कौन ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है? तो इन नदियों में बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी है महानदी। कौन है? महानदी। कौन है? महानदी। कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? मानस। कौन है? मानस। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए आगे आ जाइए, अब चैप्टर नंबर 4 आ जाइए। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए जो मानसून शब्द है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के मोसिन शब्द से हुआ है। अरबी भाषा के मोसिन शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है ऋतु। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मोसिन शब्द से हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? ऋतु। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मोसिम से हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? ऋतु। ऋतु। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। भारत के केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। और शीतकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है उत्तर पूरब से दक्षिण, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। हाँ, एकदम छुट्टी देने के लिए डेली आया कीजिए, ठीक है। तब रिजल्ट नहीं होगा तो कहेगी रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट दाल भात चोखा है, समझिए। कुकर में दिए, 3 सीटी लगाए, उतार के नमक मिर्चा मार के खा लिए। इतना आसान रहता तो सब ना रिजल्ट ले लेता। चलिए, जलवायु चैप्टर देखे थे आप लोग? देखे थे? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से हिंद महासागर से उत्पत्ति होती है। हिंद महासागर से उत्पत्ति होती है और यह उत्तर पूरब की ओर बढ़ती है और आगे शीत ऋतु में जो है हिमालय पर्वत से टकरा करके वापस लौट जाती है, जिसको लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है, जिस वजह से उसको ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। इसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, याद रखिएगा। वीडियो देखे होंगे तो एकदम कोई दिक्कतें नहीं होगा, नहीं देखे होंगे तो दिक्कत है आपको, समझ गए? तो अब आपके दिक्कत का हम क्या कर सकते हैं? हम तो सॉल्यूशन ही कर सकते हैं। हम तो सॉल्यूशन करने का हर संभव प्रयास किए, लेकिन आप लोग माने ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, समझिए। जो माने हैं, जो वीडियो देखे हैं, उनको तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये क्वेश्चन में उनको दिक्कत हुआ है? एकदम नहीं हुआ होगा। जो नहीं देखे हैं वो नालायक निकम्मा है, वो जीवन भर ऐसे ये रह जाएंगे, समझिएगा। अरे जो देखे हैं उनको नहीं लगना चाहिए, यानी जो नालायक निकम्मा बोले, जो देखे उनको नहीं लगना चाहिए, जो नहीं देखा उसको लगेगा, समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान है लेह। भारत में सबसे कम वर्षा होता है लेह में। सबसे सूखा स्थान है लेह। और वही भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है मेघालय के मासिन डाम में। मेघालय के मासिन डाम में, मेघालय के मासिन डाम में। तो लेह। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जानते हैं? सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर। सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर का मतलब क्या हुआ जानते हैं? यानी तापमान में अंतर। तापमान में अंतर मतलब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए आप बिहार के पटना में हैं। बिहार के पटना में आप हैं, आप कहीं पर भी है, दिन रात तो होगा ही। दिन में 12-1-2 बजे के आसपास टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है और रात में 12-1-2 बजे के आसपास टेम्परेचर सबसे ज्यादा लो होता है। तो अगर पटना का दैनिक तापांतर निकालना है, पटना के एक दिन का तापांतर निकालना है, तो पटना के एक दिन का अगर तापांतर निकालना है
तो हमें यह देखना होगा कि उस एक दिन या उस 24 घंटा में सबसे अधिक तापमान कितना रहा है और उस 24 घंटा में सबसे कम तापमान कितना रहा है। अधिक तापमान में से कम तापमान को घटा दीजिएगा, पटना का तापांतर निकल जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। राजस्थान राज्य में दिन का तापमान काफी अधिक होता है और रात का तापमान काफी कम हो जाता है। रात का तापमान काफी कम हो जाता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा तापांतर राजस्थान में मिलता है। और राजस्थान के भी विशेष तौर पर मरुस्थलीय क्षेत्र में, विश्व में किसी भी देश के मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है, दिन में तापमान काफी ज्यादा और रात में तापमान पूरा कम हो जाता है। और किसी भी मरुस्थलीय क्षेत्र में, भारत ही नहीं विश्व के किसी भी देश के मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दिन में वहां का तापमान काफी अधिक होता है, और यानी दिन में वहां पर काफी ज्यादा गर्मी और रात में वहां का तापमान काफी ज्यादा कम होता है, यानी रात में वहां पर ठंड जैसा माहौल होता है। रात में वहां पर ठंड जैसा माहौल होता है, समझ गए। तो मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में यह नियम लागू होता है कि जो जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडो होता है, समझ गए। तो ये चीज है। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में याद रखिएगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर। और देखिए ध्यान दीजिएगा, एगो बात आप जानते होंगे, भारत में ऋतु 4 प्रकार का होता है। आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आप पाए होंगे कि भारत में ऋतु 4 प्रकार का होता है, हम वहां पर बताए होंगे, समझ गए। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु होता है, हां या ना? एकदम से होता है। अब देखिएगा, वर्षा ऋतु में मुख्य तौर पर भारत में वर्षा होता है। वर्षा ऋतु होता है 15 जून से 15 सितंबर, 15 जून से 15 सितंबर का अवधि वर्षा ऋतु होता है। मुख्य तौर पर भारत में वर्षा इसी ऋतु में होता है। लेकिन वर्षा ऋतु के अलावे ठंड के मौसम में भी भारत में वर्षा होता है, और ठंड के मौसम में भारत के 2 क्षेत्र में वर्षा होता है। ठंड के मौसम में भी भारत में वर्षा होता है, शीत ऋतु में भी वर्षा होता है। ठंड का मौसम कहिए या शीत ऋतु कहिए, बात बराबर है। ठंड के मौसम में भी भारत में वर्षा होता है, या शीत ऋतु में भी भारत में वर्षा होता है। और शीत ऋतु में भारत में वर्षा 2 क्षेत्र में होता है। एक भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, यानी राजस्थान के इलाके, पंजाब के इलाके, दिल्ली के इलाके में, वही भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, वही भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो राजस्थान, पंजाब, दिल्ली का इलाका है, यहां पर शीत ऋतु में वर्षा होता है। और यहां पर शीत ऋतु में वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। और शीत ऋतु मतलब नवंबर दिसंबर का माह, और नवंबर दिसंबर के माह में आप याद कीजिए गेहूं का फसल लगा होता है, और गेहूं एक प्रकार का रबी फसल है। और इसलिए जब राजस्थान के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में शीत ऋतु में नवंबर दिसंबर के माह में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है, तो वह वर्षा गेहूं के लिए लाभदायक होता है। अर्थात शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाला वर्षा रबी फसल के लिए, रबी एक प्रकार, गेहूं एक प्रकार का रबी फसल है, रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ ये, सॉरी, आपके बिहार पुलिस का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाला वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाला वर्षा जो है आपको रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। कौन फसल के लिए? तो शीत ऋतु में भारत में वर्षा होता है। भारत के कौन भाग? उत्तरी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी भाग, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली। भारत के कौन भाग में होता है? उत्तरी पश्चिमी भाग। राज्य के संदर्भ में राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, पंजाब। यहां पर शीत ऋतु में वर्षा कौन विक्षोभ के कारण है? कौन विक्षोभ? कौन विक्षोभ? और यह गेहूं के लिए लाभदायक होता है। यानी पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाला वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होता है ना जी। गेहूं रबी फसल है ना जी, है कि ना, है ना जी। क्लियर हुआ? चलिए आगे। और एक बात और जानिए, एक तो वो क्षेत्र हो गया, और शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट पर भी वर्षा होता है। शीत ऋतु में नवंबर दिसंबर माह में तमिलनाडु के तट पर भी वर्षा होता है, और तमिलनाडु के तट पर वर्षा
लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। क्लियर है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। हां, घटती है। देखिए, इसको ऐसे समझिए आप, जैसे आप सुबह में उठते हैं, रात को खाना खा करके सोते हैं, सुबह में उठते हैं, खाना पचता है, पूरा एनर्जी से भरे रहते हैं आप, पूरा एनर्जी रहता है आपके पास। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है फिर आपका एनर्जी लेवल घटता जाता है। तो वही होता है मानसून में। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति भारत के दक्षिणी भाग से हिंद महासागर से होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर से होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जब भारत के दक्षिणी भाग से चलती है तो दक्षिणी भारत में काफी ज्यादा वर्षा कराती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे आप सुबह में उठते हैं, आपके पास पूरा एनर्जी रहता है, जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल घटता जाता है। तो वही बात मानसून में होता है। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है, मतलब जो वर्षा की मात्रा होती है वह घटती जाती है। हाँ, वर्षा की मात्रा घटती जाती है क्योंकि मानसून की उत्पत्ति भारत के दक्षिणी भाग में होती है। तो दक्षिणी भाग में ज्यादा वर्षा कराती है, धीरे धीरे उत्तर की ओर कम होती जाती है। तीन बात यहां पर, जैसे अभी झील के संदर्भ में 5 गो फैक्ट याद करवाए थे, वो 5 फैक्ट परीक्षा के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है। वो 5 फैक्ट को आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। उसी प्रकार से मानसून के संदर्भ में यहां पर हम आपको 3 गो फैक्ट बोल रहे हैं, याद करवा रहे हैं। ये तीनों फैक्ट आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और ये तीनों फैक्ट से परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। पहला, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है जिसकी उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है। इस पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। पहला फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट ये है कि भारत में शीत ऋतु में 2 क्षेत्रों में वर्षा होता है। एक भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और दूसरा तमिलनाडु के तट पर लौटते हुए मानसून के कारण। लौटते हुए मानसून के कारण। ये 2 फैक्ट हो गए। ये 2 फैक्ट में 4-5 फैक्ट है, दोनों फैक्ट में 4-5 फैक्ट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। समझ गए? तो 1 मिनट में बता दीजिए आप हमको, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसून? दक्षिणी पश्चिमी। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसून? दक्षिणी पश्चिमी। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? हिंद महासागर। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? इसकी दिशा किधर से किधर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है। और शीत ऋतु में वर्षा भारत के कितने क्षेत्रों में? भारत के उत्तरी पश्चिमी और तमिलनाडु के तट। तमिलनाडु के तट पर वर्षा कौन मानसून के? उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून? तमिलनाडु के तट पर वर्षा कौन मानसून के कारण? उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता। उत्तरी पश्चिमी भाग राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के क्षेत्र में पश्चिमी। क्लियर है? चलिए, सही है ये। आगे, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि यानी वार्षिक वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पूरब से पश्चिम की ओर। हां, पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। सही है, दोनों सही है। मानसून का निवर्तन इंगित करता है। अब देखिए, 2-3 गो बात बोले थे यहां पर, 2 बात तो अभी बोल करके हम याद करवा दिया। अब तीसरी बात, 3 गो शब्द है मानसून से संबंधित जिसको आपको याद रखना है। मानसून प्रस्फोट, मानसून निवर्तन और मानसून विच्छेद। ये 3 शब्द है। तीनों शब्द को हम साधारण भाषा में याद करवाते हैं और तीनों शब्द को अगर आप साधारण भाषा में याद रखेंगे ना, अगर परीक्षा बुकिश लैंग्वेज में भी ऑप्शन देगा तो आप छांट लेंगे। ये 3 शब्द निश्चित तौर पर याद रखेंगे। इस चैप्टर के संदर्भ में ये तीनों शब्द का अर्थ याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप वीडियो देखेंगे होंगे तो वहां पर भी हम आपको ये बात बताए होंगे निश्चित तौर पर।
मानसून प्रस्फोट, अंग्रेजी में ब्रस्ट ऑफ मानसून। मानसून, मानसून निवर्तन, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, मानसून। और तीसरा मानसून विच्छेद, मानसून विच्छेद, गैप ऑफ मानसून। कुछ नहीं है ये, ठीक है, कुछ नहीं है। एक बात बताइए, भारत में मानसून का आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में मानसून का आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में। तो जो मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है, जब मानसून का आगमन होता है ना, मानसून का आगमन भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के जरिए होता है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो गरज तरज के साथ पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर बहुत बारिश होता है, काफी बारिश होता है गरज तरज के साथ। इसी को ब्रस्ट ऑफ मानसून या मानसून प्रस्फोट कहते हैं। एक शब्द में कहे तो मानसून के आगमन को मानसून ब्रस्ट कहते हैं या हिंदी में मानसून प्रस्फोट कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, मानसून के आगमन को मानसून प्रस्फोट या ब्रस्ट ऑफ मानसून कहते हैं। मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तट पर होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के जरिए। एक लाइन में कहे तो मानसून के आगमन को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। समझ गए? तो मानसून के आगमन को क्या कहते हैं? मानसून के आगमन को, मानसून के आगमन को मानसून प्रस्फोट। भारत में मानसून का आगमन कौन माह के प्रथम सप्ताह में? जून के प्रथम सप्ताह। जून के, भारत में मानसून का आगमन किस माह के प्रथम सप्ताह में? जून के प्रथम सप्ताह में होता है। समझ गए? इसके बाद दूसरा है मानसून निवर्तन। मानसून का वापस लौटना मानसून निवर्तन कहलाता है। एक लाइन में कहे तो मानसून का वापस लौटना मानसून निवर्तन कहलाता है। और जब मानसून निवर्तन की स्थिति होती है ना, मानसून वापस लौट गया। देखिए, मानसून के आगमन होने से वर्षा होता है। मानसून के आगमन होने से क्या होता है? वर्षा। जून के प्रथम सप्ताह में जब मानसून का आगमन होता है तो उससे वर्षा होता है। लेकिन जब मानसून वापस लौटता है तो फिर आकाश साफ हो जाता है। आकाश साफ हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में उच्च वायु दाब देखने को मिलते हैं, क्योंकि मानसून के वापस लौट जाने के बाद फिर वर्षा थोड़े होता है, वर्षा नहीं होता है, आकाश साफ दिखाई देने लगता है। तो मानसून निवर्तन का सीधा सा मतलब होता है मानसून का वापस लौटना। मानसून का वापस लौटना क्या कहलाता है? मानसून का वापस लौटना। और जब मानसून वापस लौट गया, मानसूनी पवन वापस लौट गया, तो वर्षा अब थोड़े होगा, नहीं होगा। आकाश कैसा दिखाई देगा? साफ। इसके बाद गैप ऑफ मानसून। एक बात बताइए, भारत में वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर। क्या 15 जून को वर्षा शुरू होता है, 15 सितंबर तक लगातार वर्षा होते रहता है? नहीं, नहीं होता है। 15 जून को वर्षा हुआ, फिर 20 जून को होगा, फिर 30 जून को होगा, फिर 15 जुलाई को होगा, फिर 15 अगस्त को होगा। यानी वर्षा होता है, रुकता है, होता है, रुकता है, होता है, रुकता है, होता है, रुकता है। 15 जून से 15 सितंबर की अवधि में वर्षा का होना, रुकना, फिर से वर्षा का होना, फिर से रुकना, फिर से वर्षा का होना, फिर से रुकना। यानी मानसून काल में या वर्षा ऋतु काल में वर्षा का होना और रुकना, फिर से वर्षा का होना और रुकना, यानी रुक रुक कर वर्षा का होना, उसी को मानसून विच्छेद कहते हैं, गैप ऑफ मानसून कहते हैं, गैप ऑफ मानसून कहते हैं। तो 1 मिनट में बता दीजिए तो मानसून का आगमन होना क्या कहलाता है? मानसून का आगमन होना, मानसून का वापस रिटर्न होना, रुक रुक कर वर्षा का होना। चलिए आगे। मानसून का निवर्तन इंगित करता है साफ आकाश, हाँ। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति, हाँ। स्थल पर तापमान के बढ़ने से, हाँ।
आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 दोनों, 1, 2 और 3 तीनों, सॉरी 1, 2 और 3 तीनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है। नहीं, देखिए दोनों गोलार्ध में, पृथ्वी पर 2 गोलार्ध है ना जी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश रेखा से 60 डिग्री अक्षांश रेखा, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, पूरे वर्ष 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो है ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। ऊपर जाइएगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा, उससे ऊपर जाइएगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा, फिर उससे ऊपर जाइएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा, नॉर्थ मतलब उत्तर। फिर नीचे आइएगा तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा, फिर नीचे आइएगा तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा, और फिर उससे भी नीचे आइएगा तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा। तो जो पछुआ पवन है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच में, यानी यहां से यहां तक चलती है, यहां से यहां तक चलती है पछुआ पवन। नहीं, देखिए पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवा। नहीं, यहां से यहां तक थोड़े चलती है। नहीं, देखिए पछुआ हवा जो होती है, आप समझिएगा यहां पर, यहां से यहां तो नहीं है चलती है। अब एक दूसरा बनाते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, फिर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। पछुआ हवाएं दोनों गोलार्ध में, 0 डिग्री से ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच चलने वाली जो पवन होती है यही पछुआ पवन होती है। तो गौर कीजिएगा यहां पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच में पछुआ पवन नहीं चलती है। इस बीच में पछुआ पवन के साथ साथ व्यापारिक पवन भी चलती है। इस बीच में यहां से यहां तक तो व्यापारिक पवन चलती है, यहां से यहां तक व्यापारिक पवन चलती है, और यहां से यहां सिर्फ पछुआ पवन चलती है। तो इसलिए ये गलत है। कुछ दिमाग में घुस रहा है, घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? तो पछुआ पवन पूरे एरिया में नहीं चलती है, बल्कि इस एरिया में व्यापारिक पवन चलती है और पछुआ पवन भी चलती है। लेकिन पूरे इस एरिया में सिर्फ पछुआ पवन नहीं चलती है, बल्कि पछुआ पवन की हम बात करें तो पछुआ पवन दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 60 डिग्री, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में चलने वाली पवन पछुआ पवन। और जानते हैं पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध के तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा शक्तिशाली होता है। पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध के तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा शक्तिशाली होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन को 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर चीखता साठा कहा जाता है, चीखता साठा कहा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण है ये भी। देखिए मानसून में, और आप देख लीजिएगा हम जहां जहां बोल रहे हैं, आप एग्जाम हॉल में याद कीजिएगा हमको, जहां जहां बोल रहे हैं यहां से प्रश्न आएगा, आप गौर कीजिए, वहां से प्रश्न आएगा। आप गलती करके आइएगा, हमको यह भी पूरा विश्वास है, समझ गए? तो आज हम 3-4 जगह फोकस करवाए हैं
और हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं 3 दूना 6 सीटिंग परीक्षा है, कम से कम 3 सीटिंग में प्रश्न आएगा ही आएगा। समझ, अब किसके 3 सीटिंग में आ जाएगा हमको नहीं पता है, लेकिन आएगा प्रश्न। इतना बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो हाँ, तो पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा शक्तिशाली है या दक्षिणी गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। कौन गोलार्ध में? कौन गोलार्ध में? पछुआ पवन को दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर क्या कहा जाता है? गरजता। और देखिए सबको बोल रहे हैं, बोलती नहीं, देख रही है चप्पल, मारेंगे चप्पल से हम गाल लाल कर देंगे। याद करवाते हैं, याद काहे नहीं करते? उठा करके पूछते हैं तो नानी याद आ जाता है, ठीक है। लड़का को भी बोल रहे, देखिए हम पागल हैं, हमको पागल कुत्ता काटा है, नहीं काटा है। 2017 से पढ़ा रहे हैं और 2017 से पढ़ाते पढ़ाते आज तक, शुरू से लेकर आज तक हम याद करवाते हुए क्लास में आ रहे हैं। यानी 5 साल से तो हम पागलपंती कर रहे हैं, 5-6 साल से तो हम पागलपंती कर रहे हैं। और यहाँ पर मुंह में पान लेकर के बैठे रहते हैं, मारेंगे एक एक चप्पल, गाले लाल हो जाएगा, ठीक है। देखिए बोलने से मुंह जब खुलता है ना, जब आप बोलते हैं तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, आंख, कान, मुंह, समझिए, ये सब आपका एक्टिव हो जाता है और वो बात सीधे आपके दिमाग में जाता है, लॉन्ग टर्म तक वो बात आपको रहता है। आप रूम पर भी पढ़िए ना तो बोल करके पढ़िए, रूम पर जब आप पढ़ते हैं तो बोल करके पढ़िए, आप देखिए ज्यादा दिन तक वो चीज आपको याद रहेगा, समझ गए। ये चीज हम अपने पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब हम इस जगत में, शिक्षा जगत में हम क्लास में याद करवाना शुरू किया। हम अपने पर एक्सपेरिमेंट करके तब इसको हम लागू किए हैं, ऐसे थोड़े बिना प्रयोग के थोड़े लागू कर दिए हैं। और यहां पर ही लिपस्टिक लगाने वाली सब जो है मुंह खोल के बोलेगी ना, मारेंगे एक एक चट, गाले लाल कर देंगे हम। चलिए, तो जो है पछुआ पवन को दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर क्या कहा जाए? गरजता 50 डिग्री पर, प्रचंड 50, 60 डिग्री पर, चीखता 60, चीखता, पहला गलत है ना जी। आगे, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी याद कीजिए, उत्तरी पश्चिमी यानी राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, शीतकालीन वर्षा होने वाली आर्द्र संहतियों पछुआ हवाओं के भाग है। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवा का ही भाग है, यह बात सही है। कौन सा सही है? केवल 2। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर, याद रख लीजिएगा। ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, कहां पर? ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, कहां पर? भूमध्य रेखा पर। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, आजे नहीं याद करवाएं, दक्षिणी, ध्यान से, उत्तरी पूर्वी मानसून यानी लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो सिक्किम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो सिक्किम। आम वर्षा, आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से, आम की फसल से। देखिए आप आम के मौसम में याद कीजिए, आम पकना कब शुरू होता है? जब पहला बारिश होता है तो आम पकना शुरू होता है ना। और कहा जाता है ना कि जब तक बारिश ना हो तब तक आम मत खाइए, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? आम में गर्मी रहता है, समझ गए। तो आम्र वर्षा का संबंध है आम्र की फसल से। चेरापूंजी स्थित है, चेरापूंजी मेघालय के खासी पहाड़ी में स्थित है, मेघालय के खासी पहाड़ी। भारत के, बताइएगा ध्यान से, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ। आगे आइए, वही बात याद रखिएगा यहां पर भी। सुबह में उठते हैं पूरा एनर्जी के साथ पढ़ते हैं, धीरे धीरे एनर्जी लेवल घटता जाता है,
जिधर से मानसून का आगमन होगा जिस तरफ से, वहां पर ज्यादा वर्षा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा तो कम होता जाएगा। तो इस बात को दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब इसलिए क्योंकि इसका आगमन भारत के पश्चिमी भाग से न होता है। राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में नहीं, राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में, इसका आगमन भारत के पश्चिमी भाग से होता है। तो पश्चिमी भाग में ज्यादा वर्षा, जैसे जैसे ये पूरब की ओर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो घटता है पश्चिम से पूरब। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है हैदराबाद में। कहां है? हैदराबाद में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? अल मसूदी। किसके द्वारा? अल मसूदी। एगो बात बता देते हैं, आज का जो सेशन है इसमें कम से कम सब सिटिंग मिला करके हम बोल रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है। आप कहिएगा हमको कैसे पता? हमको पता है 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, समझ गए? निश्चित आएगा, समझ गए? तो इसलिए याद रखिएगा आप, समझ गए? चलिए, इससे आगे आपका मैथ होगा, मैथ के बाद बायोलॉजी होगा। क्या? मेरा क्लास है ना? है मेरा? कहां? मेरा तो कल होगा, मेरा तो कल होगा, बायोलॉजी होगा। चलिए, ज्योग्राफी का कितना वीडियो बचा हुआ है जी? है? अभी भी 10 गो बाकी है। 100 क्या पढ़ाए हैं जो 10 गो अभी तक बाकी है? परिवहन चल रहा है। ओ अच्छा, चलिए ठीक है। मैथ वाले सर आ गए हैं, उठना पुटना ना है, बैठे रहिए, मैथ का क्लास कीजिए, ठीक है।